अपना रेडियो 96.9 एफएम। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है आजादी के दीवाने। दोस्तों, आज 23 मार्च है और आज मनाया जा रहा है शहीद दिवस। शहीद दिवस एक ऐसा दिन जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि बलिदान, साहस और देशभक्ति की अमर कहानी है। ये वो दिन जब भारत माँ के 3 वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर अमर हो गए। दोस्तों, आज के दिन शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च यानी आज के दिन 1931 को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। इसलिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेके चलेंगे उस दौर में जहां हर सांस में आजादी की खुशबू थी और हर दिल में एक ही जज्बा था, देश के लिए जीना और अगर जरूरत पड़े तो देश के लिए मर जाना। दोस्तों, आज हम जिस आजादी का आनंद ले रहे हैं उसकी कीमत शायद हम पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। एक समय था जब भारत में अंग्रेजों का राज था। हमारे अपने देश में हम ही पराए थे, हमारी आवाज दबा दी जाती थी, हमारे अधिकार छीन लिए गए थे और जो आवाज उठाता तो उसे सजा दी जाती थी। लेकिन हर अंधेरे में एक रोशनी होती है और भारत के लिए वो रोशनी बने हमारे क्रांतिकार। दोस्तों, अगर आजादी के दीवानों की बात की जाए और भगत सिंह का नाम न आए तो बात अधूरी रह जाती है। भगत सिंह का जन्म पंजाब की धरती पर एक ऐसे परिवार में हुआ जहां देशभक्ति रग रग में बहती थी। बचपन में ही उन्होंने देख लिया था कि अंग्रेज कैसे अत्याचार कर रहे हैं। फिर आया वो दिन जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जब सैकड़ों निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया। छोटे से भगत सिंह ने उस खून से सनी मिट्टी को हाथ में उठाया और उसी पल कसम खाई कि वो देश को आजाद कराएंगे। भगत सिंह, जिसका नाम जहन में आते ही शरीर में जोश दौड़ने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुद को देशभक्ति के जज्बे से भरने से उनका नाम लेना ही काफी है। भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी कभी कबूली नहीं। भगत सिंह ने बहरी अंग्रेजी हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने के लिए असेंबली में बम फेंक दिया। वो भागे नहीं, जिसके नतीजे उन्हें फांसी दी गई थी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कोई भी बड़ी क्रांति अकेले नहीं होती। हर महान विचार को उड़ान देने के लिए कुछ मजबूत कंधों की जरूरत होती है, कुछ ऐसे ही साथियों की जो सिर्फ साथ न दे बल्कि हर मोड़ पर आपके साथ खड़े रहें, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। और जब हम आजादी के दीवानों की बात करते हैं तो भगत सिंह के साथ जिन 2 नामों की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देती है वो है राजगुरु और सुखदेव। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये वो जज्बे थे जिन्होंने एक दूसरे को ताकत दी। ये वो रिश्ते थे जो खून के नहीं बल्कि मकसद के थे। इन तीनों की दोस्ती सिर्फ दोस्ती ही नहीं थी, ये एक मिशन था, एक सपना था, आजाद भारत का सपना। तो अगर हम बात करें राजगुरु की तो राजगुरु का नाम लेते ही एक ऐसे युवा की तस्वीर सामने आती है जिसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देश की आजादी। वो बेहद निडर थे, खतरे से उन्हें डर नहीं लगता था बल्कि वो खतरे को चुनौती समझते थे। उनकी निशानेबाजी इतनी सटीक थी कि उन्हें क्रांतिकारियों में खास जिम्मेदारी दी जाती थी। लेकिन असली ताकत सिर्फ उनका हुनर नहीं था बल्कि उनका आत्मविश्वास था। वो जानते थे कि जिस रास्ते पर वो चल पड़े हैं वहाँ से वापसी संभव नहीं है, फिर भी उन्होंने कदम पीछे नहीं खींचे। शहीद राजगुरु का जन्म 22 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। उनके पिता का नाम श्री हरि नारायण और माता का नाम पार्वती बाई था। वे बचपन से ही वीर और साहसी थे। उनकी शिक्षा वाराणसी में हुई और यहीं उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ था। राजगुरु चंद्रशेखर आजाद से बहुत प्रभावित हुए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से वे जुड़ गए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उन्होंने अपना नाम अमर कर दिया। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से भी बेहद प्रभावित थे
वे सबसे अच्छे निशानेबाज भी माने जाते थे। दोस्तों कहा जाता है कि जब पुलिस की बर्बर पिटाई से लाला लाजपत राय की मौत हुई, तब उनकी मौत का बदला लेने के लिए राजगुरु ने 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में अंग्रेज सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को गोली मार दी थी और खुद ही गिरफ्तार हो गए थे। 23 मार्च 1931 को उन्हें भगत सिंह और सुखदेव के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ाया गया था। राजगुरु को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख क्रांतिकारी माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं सुखदेव की। सुखदेव बहुत गंभीर और दूरदर्शी विचार वाले युवा थे। हर योजना के पीछे उनकी सोच होती थी, हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता था। सुखदेव वो ताकत थे जो पूरे संगठन को जोड़ कर रखते थे, जो हर क्रांतिकारी को एक दिशा देते थे। उनका योगदान कम दिखता था, लेकिन बिना उनके ये पूरी क्रांति अधूरी रह जाती। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। बचपन से ही सुखदेव के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। अपने बचपन से ही उन्होंने भारत में अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों को देखा और इसी के चलते वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए क्रांतिकारी बन गए। भगत सिंह और सुखदेव के परिवार पास पास ही रहते थे और इन दोनों में गहरी दोस्ती थी। साथ ही दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। सैंडर्स हत्याकांड में इन्होंने भगत सिंह और राजगुरु का साथ दिया था। वे कॉलेज में युवाओं में देशभक्ति की भावना भरते और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ने के लिए प्रेरित करते थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सुखदेव थापर का एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ अपनी देशभक्ति, साहस और मातृभूमि पर कुर्बान होने के लिए जाना जाता है, बल्कि शहीद आजम भगत सिंह के मित्र के रूप में भी उनका नाम इतिहास में दर्ज है। वे कुशल नेता के रूप में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में भी बताया करते थे। सुखदेव ने अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर लाहौर में नौजवान भारत सभा शुरू की। ये एक ऐसा संगठन था जो युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था। सुखदेव ने युवाओं में न सिर्फ देशभक्ति का जज्बा भरने का काम किया, बल्कि खुद भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। दोस्तों 1928 में एक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके विरोध में पूरे देश में आग भड़की थी। लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में लाहौर में आयोजित बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया और अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। इस आंदोलन में अंग्रेजों ने जनता पर लाठियां बरसाई। लाठियों के वार के कारण लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 को शहीद हो गए थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा था और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने का निर्णय किया। इन जाबाज देशभक्तों ने लाला जी की मौत के ठीक 1 महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी कर ली और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। दोस्तों ये बदला नहीं था, ये एक संदेश था, अन्याय का अंत होगा। दोस्तों कभी कभी इतिहास ऐसे मोड़ ले आता है जहां बंदूक की गोली से ज्यादा असर एक आवाज का होता है। एक ऐसी आवाज जो दीवारों को नहीं, सोच को तोड़ती है। ऐसी ही एक घटना हुई थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। वो घटना थी असेंबली बम कांड। ये वो दौर था जब भारत की जनता पर सिर्फ राज नहीं किया जा रहा था, बल्कि उनकी आवाज को भी दबाया जा रहा था। हर विरोध को कुचल दिया जाता था, हर सवाल को खामोश कर दिया जाता था। और ऐसे समय में कुछ नौजवानों ने ये ठान लिया कि अब खामोशी नहीं, आवाज उठेगी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, इसके पीछे एक गहरी सोच, एक मजबूत रणनीति थी। इस योजना के केंद्र में थे भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों ने मिलकर तय किया कि वो अंग्रेजों को ऐसा संदेश देंगे जो सिर्फ सुना ही नहीं जाएगा बल्कि महसूस भी किया जाएगा। दिन था 8 अप्रैल 1929 और स्थान केंद्रीय विधानसभा दिल्ली। वहाँ अंग्रेज सरकार एक नया कानून पास करने जा रही थी जो भारतीयों के अधिकारों को और भी सीमित कर देता। सभा चल रही थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी। पूरा हॉल हिल गया, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि उस बम में किसी की भी जान नहीं गई। दोस्तों ये हमला नहीं था, ये एक संदेश था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद कहा, बहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा बम बनाया जो सिर्फ आवाज करे लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचाए। उन्होंने भागने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि वहीं खड़े होकर नारे लगाए, इनकलाब
जिंदाबाद। वो चाहते तो वहाँ से भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया, क्योंकि उनका मकसद भागना नहीं था, उनका मकसद था अपने विचारों को पूरे देश तक पहुंचाना। अदालत उनके लिए एक मंच बन गई, जहां से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। लोग सोचने लगे, ये कौन है जो अपनी जान की परवाह किए बिना इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। और यही वो पल था जब क्रांति सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में फैल गई। 8 अप्रैल 1929 को जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया, तो वो सिर्फ धमाका नहीं, वो एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हुआ वो बहुत अलग था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहाँ से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया। सोचिए, जहाँ इंसान अपनी जान बचाने के लिए भागता है, वहाँ ये दोनों खुद पुलिस के सामने खड़े हो गए। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, लेकिन ये कोई साधारण मुकदमा नहीं, ये एक मंच बन गया जहाँ से भगत सिंह अपने विचारों को पूरे देश तक पहुँचा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को खुलकर चुनौती दी और बताया कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हमारा मकसद है भारत की आजादी। उनकी ये बात और हर बयान अखबारों के जरिए पूरे देश में फैलने लगा। अब कहानी और भी गंभीर हो जाती है। जेल में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। खाने की गुणवत्ता खराब, कपड़े गंदे और व्यवहार अपमानजनक। इनका विरोध करने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने खूब भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये हफ्तों तक चली। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका हौसला और भी मजबूत होता जा रहा था। दोस्तों, इस भूख हड़ताल ने पूरे देश को हिला दिया। हर जगह लोग इसके समर्थन में खड़े हो गए। छात्र, मजदूर, आम जनता सब एक आवाज में कहने लगे, इन क्रांतिकारियों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार होना चाहिए। इसी दौरान अंग्रेजों ने पुराने मामलों को फिर से खोला और लाहौर षड्यंत्र केस शुरू कर दिया। इस केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सजा सुनाई गई। और दोस्तों, वो दिन भी आ गया जब अदालत ने फैसला सुनाया, फांसी की सजा। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि इनके चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानते हो कि उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जब ये खबर फैली तो पूरा देश सड़कों पर आ गया, लेकिन लोगों ने विरोध किया, आवाज उठाई, लेकिन अंग्रेज सरकार नहीं मानी और 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस दिन शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई, उस दिन लाहौर की जेल में बंद कैदियों की आंखें तक नम हो गई। जेल के कर्मचारी और अधिकारियों के हाथ कांप गए। धरती के इस लाल के गले में फांसी का फंदा डालने में। फांसी दिए जाने से पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तो तीनों ने एक स्वर में कहा कि हम आपस में गले मिलना चाहते हैं। 23 मार्च 1931 वो दिन जब इन तीनों को फांसी दी जानी थी। कहा जाता है कि वो हंसते हंसते फांसी के फंदे की ओर बढ़े और उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि गर्व था। उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और फिर तीनों शरीर भले ही खत्म हो गए, लेकिन नाम हमेशा के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों, आज हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम सच में आजादी के दीवाने हैं? आज हमें बंदूक नहीं उठानी है, लेकिन हमें जिम्मेदारी उठानी है। ईमानदारी से काम करना, देश के कानून का पालन करना और समाज को बेहतर बनाना, ये आज की सच्ची देशभक्ति है। वो शमा जो जलती रही आंधियों में, उसे बुझा न सकती कोई ताकत। वो नाम जो बसते हैं दिलों में, उन्हें मिटा सकती नहीं कोई हुकूमत। दोस्तों, एक पल के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर वो शहीद न होते तो क्या हम आजाद हो पाते? शायद नहीं। तो आइए आज इनके बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें और हम सब मिलकर उन्हें नमन करें। भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे। आजादी के दीवाने कभी मरते नहीं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं हमारे दिलों में, हमारी यादों में। तो दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आरती अब लेती हूँ आपसे अनुमति। सभी को मेरा नमस्कार और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। जय हिंद। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना।
अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 एफएम।